सीटेट 2021 में अगर आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं 31 जनवरी को होने वाली परीक्षा, और अगर आपने पेपर 2 भी अप्लाई किया है तो थोड़ा सा आपको इसमें चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि पेपर 2 में आपका जो पेपर मिलेगा इंटरवल के बाद उसमें दो सेक्शन होंगे, मतलब जिनका मैथ है उनके भी क्वेश्चन नंबर 31 से ही शुरू होंगे, और जिनका सोशल साइंस है उनके भी क्वेश्चन नंबर 31 से ही शुरू होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे हम फिर दिखा देते हैं। पहले शुरुआत के 30 क्वेश्चन होंगे बाल विकास के, फिर होगा गणित और विज्ञान, फिर होगा सोशल साइंस। तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 30 खत्म होते ही आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे और आपका 10 से 15 मिनट जब निकल जाए तब आप सोचें अरे ये क्या हो गया। तो यहाँ पे हालांकि लिखा होता है लेकिन एग्जाम का प्रेशर होता है, ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ही आपका ये बाल विकास वाला सेक्शन खत्म हो तो जिनका मैथ साइंस है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तुरंत 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट जिनका सोशल साइंस है वो यहाँ से स्टार्ट मत करिएगा। हो सकता है यहाँ पे पेडागोजी का क्वेश्चन हो और आपको लगे कि सामाजिक विषय है, तो आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना होगा, मतलब पेपर के पन्ने पलटने होंगे, और यहाँ पे जब ये 90 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो फिर से 31 से शुरू होगा और लिखा होगा यहाँ पे सामाजिक अध्ययन सामाजिक विषय, यहीं से आप पेपर को सॉल्व करिएगा। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का ये टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर का 2018 का सॉल्व पेपर है। चेक करिए कि अगर आपकी तैयारी है, कंप्लीट तैयारी, अगर आप एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पढ़ चुके हैं तो कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं पहले बार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, मेहनत। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या फिर वायु तापमान। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु दिशा को मापने के लिए किया जाता है। आंसर होगा यहाँ पे तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। तो यहाँ पे परत पूछ रहा है, आंसर जाएगा बाह्य वायुमंडल। ये जो परत है ये रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। तो पृथ्वी की परत में आपको पता होगा कि सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस फिगर को भी आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं ना, परपटी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? परपटी लास्ट में सबसे किस में है? सबसे लास्ट में यहाँ पे है। तो आंतरिक क्रोड होगा, फिर बाहरी क्रोड, मेटल, फिर सबसे ऊपर क्या होगा? परपट्टी। क्रम आपको ध्यान रखना है, आंतरिक से बाहरी क्रम। अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, बाहरी से आंतरिक, तो इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले परपट्टी आ जाएगा, फिर मेटल, फिर बाहरी कोड, फिर आंतरिक कोड। अगर उल्टा पूछ ले तब पहला ऑप्शन, जिस हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा गया है वहां पे चौथा विकल्प सही होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, प्रश्न रिपीट हो सकता है। दी गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पे स्थिति जो दर्शाई गई है ये एनसीईआरटी कक्षा 8 की किताब से लिया गया है। यहाँ पे आंसर जाएगा लघु ज्वार भाटा। अब इसके बारे में हम आपको बता देते हैं होता क्या है डिटेल से। देखा आपने ये वाला क्वेश्चन कैसे उठाया गया एनसीईआरटी की किताब से। यहाँ पे ये फिगर दिया गया है लघु ज्वार भाटा के बारे में, पहला फिगर। हो सकता है अगली बार आपसे वृहत ज्वार भाटा पूछ ले, तो ये माइंड में अपने फिगर रखिएगा। इसमें क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में देखिए चंद्रमा है, और यहाँ पे क्या है, सूर्य और पृथ्वी। चंद्रमा कहाँ पे है? तो पृथ्वी के ऊपर है। आइए इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो यहां से अगली बार पूछ सकता है कि उच्च ज्वार क्यों आते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करिए। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ऐसी स्थिति कब आती है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं? तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहत ज्वार कहते हैं। तो ये वृहत ज्वार की कंडीशन हो गई। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। और ऐसे ही ज्वार को हम क्या कहते हैं? लघु ज्वार भाटा। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। यह स्थिति क्या है? लघु ज्वार
इसे जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं, विसर्प कहते हैं, या फिर चाप झील कहते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश कर रही ऐसे हल्का सा मुड़ जाती है ना, इस मुड़ने को मतलब यहाँ पे जो मोड़ होता है इसको विसर्प कहा जाता है। आंसर होगा 35 का तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन सबसे ज्यादा उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 36 सबसे बेहतर माना गया है वायु मार्ग, है ना। मान लिया आपदा आ गई तो रास्ता ठीक नहीं हुआ तो सड़क की गड़बड़ हो जाएगी, या बाढ़ आ गई तब भी ये नहीं, है ना, ये भी। लेकिन वायु मार्ग पे बाढ़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या फिर मानव भूगोल। प्रश्न संख्या 37, तो इसको हम क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं। इधर आप देख सकते हैं क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपकी परीक्षा के लिए। अभी हम आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या फिर कोयला। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। तो गैर परंपरागत है यहाँ पे सौर ऊर्जा, बाकी सब क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, 39 का तीसरा विकल्प। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर पीसी कल्चर। तो यहां पे आंसर होगा प्रश्न संख्या 40 के लिए पीसी कल्चर। और अगर हम बात करें यहां पे विटीकल्चर की, तो ये अंगूर के उत्पादन से संबंधित होता है। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल का भाग कह रहा है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? स्थल संधि जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जल का कहता तो जल संधि हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने। देखिए, एशिया सबसे बड़ा है, सबसे छोटा आपसे पूछा गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विषय में या सामाजिक विज्ञान में शामिल है, तो मनोविज्ञान तो शामिल नहीं, हटा दीजिएगा। क्या आपने समाजशास्त्र पढ़ा है? बताइए। नहीं पढ़ा, ये भी हटा दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन बचे 2, तीसरा और चौथा। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र आप पढ़ते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरा विकल्प। समाजशास्त्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधि का विरोधाभासी है? तो आगमनात्मक में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने प्राइमरी स्तर का पेपर कभी सॉल्व किया तो वहां पे एक प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। उदाहरण देते हैं मतलब हम बच्चे को समझाते हैं, व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? व्याख्यानात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य साक्ष्य किसे कहते हैं या क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। जो चीज आपको नहीं मिल रही उसको लिखते चलिए। पहला ऑप्शन है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो अनुभवजन्य साक्ष्य उनको कहते हैं जो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक, अनुभव का मतलब ही क्या है कि वो अपने अनुभव से वास्तविक जीवन से जोड़ करके डेटा जो इकट्ठा किया जाता है वही होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? तो भौतिकी का संबंध यहाँ पे किस ऑप्शन से होगा? समझ गए होंगे। यहाँ पे तो इतिहास की बात करते हैं, यहाँ पे हम अर्थशास्त्र यानी रुपए पैसे की बात करते हैं। भूगोल में हम भौतिकी क्षेत्र को देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा तीसरा विकल्प, ये पॉलिटी है। इतना आसान प्रश्न है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। देखिए, स्थानीय समाचार पत्र कह रहा है, आपके यहाँ जो भी आता है दैनिक जागरण, अमर उजाला, तो वो क्या है? द्वितीयक है ना। ये क्या है? द्वितीयक प्रकार का स्रोत है। आंसर होगा यहाँ पे दूसरा विकल्प। अगला देखिएगा, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? कितना आसान प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल लड्डू प्रश्न है ना। समावेशी जाएगा इसका आंसर, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम समेकित शिक्षा भी कहते हैं। एक यहाँ पे फैक्ट वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया, बट ये भी आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही है। कहा जा रहा है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम, विकास के सिद्धांत आपने पढ़े हैं, विकास के सिद्धांत अगर आपने पढ़े होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
कहा जा रहा है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन सभी विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरीके से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने। तो इनका नाम तो आपने नहीं सुना होगा, आंसर जाएगा जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे का संबंध किससे है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से। इधर आप इंग्लिश वाला देख लीजिए, जे पियाजे हो या जीन पियाजे हो, एक ही बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 51 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51। विभाजित करना गलत हो जाएगा ना, आपको क्या करना है? चर्चाओं का आयोजन कराना है, तो यहां पे भी आपका पहला ऑप्शन सही होगा। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहते हैं? तर्क करते हैं जहां पे आप। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, प्रश्न संख्या 52 उत्तर जाएगा आलोचनात्मक सोच, या फिर इधर हम अगर आपको दिखाएं तो क्रिटिकल थिंकिंग इसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 53। तो ये पौधे और खनिज से प्राप्त किए गए, इसका तीसरा विकल्प यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गईं? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर या फिर लकड़ी पर? सबसे पुरानी पांडुलिपियां ये लिखी गई ताड़पत्रों पर। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो पाम लीव्स कहेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर महापाषाण काल? सबसे अवधि लंबी किसकी है? तो यहां पे आंसर जाएगा पूरा पाषाण काल के साथ पहला ऑप्शन यहां पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फैक्ट वाले क्वेश्चंस पे अभी हम ध्यान दे रहे हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर? तो सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? गुजरात में। आंसर होगा यहां पे तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित किस भाषा में रची गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिपीट हुआ है ये 2 से 3 बार। क्वेश्चन नंबर 58 आप सबकी स्क्रीन पे, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा संस्कृत भाषा में। इसका तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, सीटेट पेपर 2 के लिए हमने कंप्लीट एनसीईआरटी करा दिए, कुछ पार्ट रह गए हैं, वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु? क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, तो आंसर होगा यहां पे बिंबिसार, तीसरा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, तो अहिंसा जो है नहीं है, बाकी बुद्ध, धम्म और संघ है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न संख्या 61 आपके सामने। तो ये करते हैं विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? प्रश्न संख्या 62 आपके सामने। तो भारत में क्या होता है? संसद होता है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, तो संसदीय वाला ऑप्शन यहां पे आप पकड़िएगा, चौथा विकल्प सही होगा। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं? प्रश्न संख्या 63 आपके सामने। 84 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं अनुसूचित जातियों के लिए। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? प्रश्न संख्या 64 समानता का अधिकार। ठीक है, आंसर होगा यहां पे पहला ऑप्शन। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है, रिपीट होता है कई बार। तो ये संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है ना। मौलिक अधिकार पहले कितने थे, अभी कितने हैं? एक हटा दिया गया, तो अब कितने हो गए? 6 हो गए हैं, पहले 7 थे, तो इसको अब 300A में जोड़ा गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति या फिर वंश?
प्रश्न संख्या 66 आपके सामने, तो ये जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती अस्पृश्यता। बहुत आसान, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तीसरा विकल्प यहां पे सही होगा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 68, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री तो नहीं करते हैं, कौन करेगा फिर? सांसद और विधायक करेंगे क्या? देखिए, विधायक नहीं करेंगे, सिर्फ सांसद, क्योंकि सांसद जो है वही बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। तीसरा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? बहुत आसान पेपर आया था 2018 में। प्रश्न संख्या 70 आपके सामने, तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से ये हो चुका है क्या? अच्छा, भारत में राज्य का पहला नागरिक, तो राज्य के अंतर्गत क्या हो जाएगा? राष्ट्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। 71 का तीसरा विकल्प यहां पे सही होगा। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद वाला, जब ये प्रश्न पूछा गया था तब के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि 19 में इलेक्शन हुआ था ना, 19/5/24। हाँ, तो ये 2014 के बाद 2019वीं वाला आपसे पूछ रहा है, तो हो सकता है अगली बार 2019 के बाद वाला आपसे पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने, आंसर होगा यहां पे 16वीं लोकसभा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तब कौन थे? क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने, रामनाथ कोविंद। अभी भी यही है ना, बताइए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? प्रश्न संख्या 74। थोड़ा सा भी अगर आपने संविधान पढ़ा होगा, देखिए इनके नाम की बात भी है, सरकार का ढांचा भी है, नागरिकों के अधिकार भी है, लेकिन कहीं पे आपने पढ़ा है कि किसी अनुच्छेद में राजनीतिक दलों के नाम की बात कही गई हो कि ये भारतीय जनता पार्टी होगी, ये कांग्रेस पार्टी होगी? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे दलों के नाम फिक्स नहीं किए गए हैं, ये अधिकार जो पार्टी बनाता है उसको है। क्वेश्चन नंबर 74 आंसर होगा तीसरा विकल्प। राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति। बैठक भी यही बुलाते हैं। आंसर होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने 50 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराए हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने, आंसर होगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे स्थायी अस्थायी नहीं लिखा है कुछ भी। अगला प्रश्न देखिए, तो आप राजेंद्र प्रसाद ही लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय गवर्नर जनरल था भारत का? क्वेश्चन नंबर 77, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, सी राजगोपालाचारी। भारत का संविधान कब अपनाया गया? यहाँ पे एक क्वेश्चन लोगों के मन में होगा, क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि इसमें वर्तमान राष्ट्रपति पूछा गया है ना, 14वीं लोकसभा, तो एक दो प्रश्न आ सकता है, उतना तो आप अपडेट है या नहीं है ये जानने के लिए एक दो क्वेश्चन डाले जाते हैं। ये सभी एग्जाम का पैटर्न है, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं आउट ऑफ सिलेबस या जो आपके सिलेबस में नहीं है उससे हट करके। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका या निर्णायक भूमिका निभाई? क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? समवर्ती सूची के बारे में पूछ रहा है। समवर्ती सूची में क्या क्या आ जाता है? दोनों आ जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने, प्रश्न संख्या 81, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 81 आंसर जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। 82वां प्रश्न देखिएगा 82, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अली वर्दी खान, बुरहान उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 82,
क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। 18वीं सदी की बात पूछी जा रही है और किसके नेतृत्व में बंगाल जो है ये मुगल नियंत्रण से अलग हुआ, तो मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? प्रश्न संख्या 83। ऑप्शन देख लीजिएगा, ये किसने फैसला लिया था? तो ये फैसला लेने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। अब आपको सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। प्रश्न संख्या 84 आप सबकी स्क्रीन पे आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है आपको। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव प्रथम या बाजीराव द्वितीय में ही आपको डाउट होगा, और ये दोनों ही इसका आंसर नहीं है। नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा, आंसर होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 85 का पहला ऑप्शन। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? पेडागॉजी का एक क्वेश्चन यहाँ पे। प्रश्न संख्या 86, जो वास्तविक जीवन से जुड़ा हो वो आप देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है क्या? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, क्योंकि यहाँ पे बच्चा प्रत्यक्ष रूप में देख करके सीखेगा। एडुशेट क्या है? प्रश्न संख्या 87, तो एक आर्टिफिशियल उपग्रह है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद? इतना आसान हिंदी का प्रश्न। बीजक और पंचवाणी देखते ही आप समझ गए होंगे कि यह प्रश्न कबीर जी से संबंधित है, आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने। गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या फिर गुप्त काल? क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने। सही जवाब होगा यहाँ पे राष्ट्रकूट काल। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? प्रश्न संख्या 90 आपके सामने। उपनिषद में आस्था कौन रखता है? तो यहां पे आंसर जाएगा ब्रह्म समाज। एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, अगर आपने ठीक से एनसीईआरटी को पढ़ा होगा कमेंट करके बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। यहां पे संविधान के वीडियो का और एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 की वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देखिएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वन डे एग्जाम स्टडी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।